जी नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। काफ़ी वॉलेटाइल समय रहा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। सेकंड क्वार्टर की शुरुआत से आज से यहाँ पर शुरू हुई है। प्राइसेस में थोड़ी सी बढ़त भी देखने को मिली है। अक्षय तृतीया बहुत दूर नहीं है, फेस्टिवल्स, वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है। पहले तो आपकी सेंस यहाँ पर गोल्ड के प्राइसेस पे और आगे जाकर फिर डिमांड कैसी देखते हैं? ये जो लास्ट मंथ था मार्च का, वो काफी स्लो था। नॉर्मली टिपिकली मार्च स्लो ही होता है हमारे लिए, ज्वेलर्स के लिए, तो उसके हिसाब से वो स्लो था। और मे बी वॉर का भी थोड़ा ये था, ओवरहैंग था। प्लस जो प्राइजेस गिर गए तो कस्टमर्स थोड़े नर्वस हो गए उसके वजह से। लेकिन अभी जिस हिसाब से लास्ट 4-5 दिन से थोड़ा मूवमेंट दिख रहा है वापस, और अगर गोल्ड वापस थोड़ा बढ़ेगा और स्टेडी हो जाएगा तो ये महीना भी एक्सपेक्टिंग इट टू बी गुड, क्योंकि 19 अप्रैल को है अक्षय तृतीया, और विच इज फॉलिंग ऑन अ संडे। तो नॉर्मली कोई बड़ा फेस्टिवल ऐसे अगर संडे पे आता है तो सेल्स भी बढ़ जाती है, और कस्टमर्स काफी लोग ये रेट की वजह से जो रुके हुए थे, आई थिंक अभी अच्छा समय आएगा, अभी अच्छा टाइम चलेगा, 2 महीने अच्छे चलेंगे तब से। ऑल राइट सुनील, जस्ट फॉर अ सेंस रियली, अगर हम मार्च की बात करें या फिर जनवरी टू मार्च की बात करें, किस तरह का डेंट यहाँ पर ज्वेलरी सेल्स में देखने को मिला है? क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट डिमांड ज़्यादा अच्छी थी, ज्वेलरी नॉट सो मच। आप कहेंगे वही सेंस यहाँ पर पिछले क्वार्टर में देखने को मिला? सिमिलर ही है, आई थिंक सिमिलर है। थोड़ा जनवरी वाज बेटर है क्योंकि शादियां थी काफी, बहुत शादियां थी जैन फेब में। बट ओवरऑल देखेंगे तो इन वॉल्यूम टर्म्स तो नीचे ही था, बट रेवेन्यू टॉप लाइन मोर और लेस सेम ही था। सुनील जी, अब आपको गोल्ड के प्राइसेस को लेकर क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि बाइंग थोड़ी सी डिम है, वॉर का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को शायद मिलेगा। यूएस की तरफ से रेट कट अब इस साल नहीं होगा, बाजार ये सोचकर चल रहा है, तो उसका एक कंटिन्यूड प्रेशर रहेगा प्राइसेस पर। मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है कि वापस काफी ऊपर चले जाएगा। ओके हाँ, वो प्रॉब्लम होगा कि रेट कट नहीं होंगे, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम होगा, लेकिन डी डॉलराइजेशन भी हो रहा है, तो उसको देखते हुए लग रहा है कि वापस लोग गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर बातचीत देखी है कि लाइट कैरेटेजेस, लाइट वेटेजेस यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं, डिजिटल में, टोकनाइज्ड फॉर्म में, फ्रैक्शनल गोल्ड ले रहे हैं, क्या वो चीज़ें यहाँ पर ऑन ग्राउंड काफ़ी स्ट्रांग हैं? हाँ जी, हाँ जी, अभी काफी वाइड लाइट वेट ज्वेलरी बना रहे हैं हम लोग। मतलब एटलीस्ट जो पहले बनती थी उससे अबाउट 20%, 25% लाइट हो गई है वेट ज्वेलरी की। और वी एक्सपेरिमेंटिंग विथ 18 कैरेट ऑल्सो। जो पहले 22 कैरेट में बनती थी, वो थोड़ा थोड़ा हम लोग 18 कैरेट में हमने चालू किया है, और उसका एक्सेप्टेंस भी है, क्योंकि रेट के बढ़ते हुए ये एक्सेप्टेंस भी है। तो डेफिनेटली लोग आस्ते आस्ते करके 18 कैरेट के तरफ भी जाएंगे, ऐसा लग रहा है। सुनील जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली मार्च एंडिंग, वॉर की कंसर्न्स यहाँ पर खरीदारी को लेकर रही, लेकिन जैसे सुनील दत्वानी जी कह रहे हैं कि अप्रैल की शुरुआत यहाँ पर अच्छी हुई है, प्राइसेस में स्टेबिलिटी है। अगर यही रहता है तो अक्षय तृतीया के आसपास यहाँ पर बेहतर डिमांड होने की एक्सपेक्टेशन है। गोल्ड आपकी स्क्रीन पर है, ओवरनाइट 3% की तेजी के बाद 1.5% की बढ़त के साथ फिलहाल यहाँ कारोबार। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि इंडोनेशिया अब यहाँ पर B50 पुश करना चाहता है, यानी कि पाम ऑयल ब्लेंडिंग वो गैस के साथ 50% पे करना चाहते हैं। ये 1 जुलाई से होने की उम्मीद है। IBPA के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई हमारे साथ हैं इसी पर बात करने के लिए। सुधाकर जी नमस्कार। 35 से 40 जाने में समय लगा, एक सेंटिमेंट, इमोशनल मूव मार्केट में जरूर देखने को मिला है, लेकिन आपको लगता है कि 40 to 50 जाने में 2-3 साल लग जाएंगे इंडोनेशिया को, और इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे क्या होगा? Okay. Yeah, thank you, Ji. And basically, the crude oil rally and the change in the palm oil, gas oil spreads and the economics of it is actually making not only Indonesia, but many other countries to look to biofuel, basically. And Indonesia, as you know, has been using about a whopping 135 lakh tons into biofuel, estimated. It all started with 80 lakh tons originally. They've been increasing.
But if you assume that B50 were to happen in the second half of this year, as announced by Indonesia, then actually you can go up to 1.5 million tons of more palm oil requirement going into biofuel, thereby creating a slight shrink to that extent in the ability to service the food sector. But when we see that on the ground realities, I think B50 is not fully confirmed as yet technologically. B45 is something that Indonesia has been toying with. If we assume that B45 will happen first during the second half of this year, then we can expect 1 million tons more. मतलब 10 लाख टन ज्यादा इस साल इंडोनेशिया फ्यूल सेक्टर में यूज कर सकता है. That will take the total to nearly about 14.6 million tons, which is still good. On the other front, in terms of economics, because the global crude oil prices have gone up, the subsidy or the element of the government that support that is required has also come down. Probably still today, about $80 to $100 subsidy will still be required. But export duties have been consistently increasing in Indonesia in order to fund this biofuel program. Implication, if this goes through, yes, I think 1 million tons lesser oil will be available during second half of this year. It is somewhat significant for India because India primarily imports CPO. Then India will have to get oil more from Malaysia and also more from other countries. Now, in terms of Indonesia, which is also insisting on fuel, Malaysia also will insist on slight increase, though they don't have much of a blending demand right now. But Indonesia can go up to 17.2 million tons in terms of capacity. Now, one more thing I want to mention is that the Brazil is also thinking on the same lines, ability to use soybean oil into biofuel. Argentina is contemplating B20. Of course, the loss to usage in biofuel in Argentina has come down from $70 negative to about $60 due to the rally. But overall, the food and fuel will remain as a reality. I think personally that at some stage there has to be some upper cap to the fuel blending demand, because that will come at a huge cost to the food sector, basically. Because as you know already, 25% of global edible oil production is going into fuel blending. मिस्टर सुधाकर, जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स इंडोनेशिया को यहाँ पर टेक्निकल इशू, फंड टू बायोफ्यूल और वो सारी दिक्कतों का सामना करना होगा. क्या इंडिया के लिए ये एज ऑफ नाउ सेंटिमेंटल है, या आगे जाके आपको लगता है प्राइस इंक्रीज, अवेलेबिलिटी एक कंसर्न हो सकती है? देखिए, आज के दिन में global prices are a little higher because of the disturbances in supply chain. On one side, you have sun oil, which is expected to arrive nearly 350 to 400,000 tons into India. But since the slight problems have started in Red Sea, the one has to see which are the vessels which have left Red Sea and which are the vessels which are not yet released from there. And there is some delayed shipments of bean oil from Argentina. So all in all, the mustard in India and the palm oil from Malaysia, Indonesia is actually going to be a rescued, or let's say that we are going to be dependent on palm oil for our immediate needs. And on the other side, there is also some slack demand decrease due to on the institutional side because of the CNG or gas, some minimal. As of now, it's going well, but there can be a slight demand decrease from this sector. Overall, I think in April till mid-May, we are well covered primarily. So palm oil will continue to be attractive into India right now because of the bean oil and sun oil continue to be slightly at a higher price than palm oil. एक फाइनल सवाल अगर आप लेना चाहें सुधाकर जी, तो वो होगा प्राइस एक्सपेक्टेशन को लेकर. आपको क्या लगता है पाम के प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं यहाँ से, इन सब चीज़ों को फैक्टर इन कर?
Yes, I think April will be consolidated at these levels because we don't see any relapse in the war situation right now. Palm oil will maintain its strength because India would need some palm oil right now. Okay. Longer term, if B45, B50 comes in place, of course, you will find palm oil going a little bit closer to soybean oil prices. The spread between soya and palm can narrow a little bit. But today, since bean oil is $100 above and another $170 sun oil is costlier than palm oil, so palm is well placed right now. It will continue to be attracting demand because this is one oil which is bankable right now without supply chain disruption for Asia. पॉइंट टेकन। सदाकत देसाई जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, वो एक क्विक रिएक्शन के लिए भी। तो जिस तरह से कहा गया कि एज ऑफ नाउ यहाँ पर इंडिया को दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन अगर B45 50 हम बनता हुआ देखते हैं तो क्लियरली यहाँ पर प्राइसेस फेवरेबल रह सकते हैं और जो प्रीमियम सोया कमांड करता है वो शायद हम जाता हुआ देखेंगे। एज ऑफ नाउ काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़। और जैसे उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील, बाकी कंट्रीज़ भी यहाँ पर एडिबल ऑयल से बायोफ्यूल्स देख रही हैं, तो उसका फ़ायदा भी यहाँ पर प्राइसेस में बनता हुआ नजर आएगा। दालों के जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स हैं उसको सरकार ने यहाँ पर एक्सटेंशन कर दिया है। बाजार ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक इसे एक्सपेक्ट भी कर रहा था। आईपीजे के सेक्रेटरी सतीश उपाध्याय हमारे साथ हैं। सतीश जी नमस्कार। बाजार इसे एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज यहाँ पर नहीं है, लेकिन किस तरह के इंपोर्ट्स हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में आते हुए देखे हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस अब इस साल से हैं? थैंक यू मनीषा जी मुझे इनवाइट करने के लिए। ये बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही सेम नोटिफिकेशन एज इट इज जैसा स्टेटस को हुआ है और कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं हुआ है। और जो इंपोर्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लास्ट ईयर से थोड़ा कम ही कर रहे हैं बिकॉज लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इट वाज 7.3 एंड अबव का इंपोर्ट था, 7.3 मिलियन टन का। और इस पर अप्रोक्सीमेटली 5.5 के आसपास रहेगा, थोड़ा एक आध 2 लाख टन कम ज्यादा। और हम लोग को ये लग रहा है कि जो जो डिफिसिट है डिमांड और सप्लाई में, जो डिफिसिट है इंडिया का प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में, वो डिफिसिट अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन टन के आसपास रहता है हर साल। और उतना ही इंडिया को इंपोर्ट करने का रिक्वायरमेंट रहता है। तो ये एक अच्छा स्टेप्स है और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बाजार। थोड़ा डिले जरूर हो गया बट ये और जल्दी अनाउंस हो जाता था, एज इट इज ही था, तो बाजार को थोड़ी और राहत हो जाती थी। थोड़ा बाजार में अनसर्टेनिटी और डिस्टर्बेंस कम होता था बिकॉज इंपोर्ट करते हैं तो उनके वेसल के वॉइस टाइम्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमारा गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट था कि आप जो भी आपके नोटिफिकेशन से जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो वेल इन एडवांस बोलेंगे तो दोनों कंट्री के लिए, बाइंग के लिए, इंपोर्टर के लिए और एक्सपोर्टर के लिए भी कन्वीनियंस हो जाता है, सी फ्रेट का भी फर्क पड़ता है। तो ये वेलकम स्टेप्स है और हम थैंक यू करते हैं कंज्यूमर अफेयर निधि मैडम को। और ऐसे ही सेम ही एक्सपेक्ट था हम लोगों को कि एज इट इज स्टेटस को। सतीश जी, प्राइसेस की अगर बात की जाए तो एमएसपी के आसपास और उसके नीचे कुछ यहाँ पर हमने बनते हुए नजर आए हैं। यहाँ से अब प्राइस सेंस क्या लगती है, गिवन द फैक्ट कि फसल अच्छी है, ऑफ कोर्स कुछ इराटिक रेंज ज़रूर है, सरकार अपना बफर स्टॉक यहाँ पर बढ़ाना चाहती है, शायद एल निनो साल हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि एक बहुत बेहतरीन समय में हम यहाँ पर जा रहे हैं, अनसर्टनिटीज अभी भी हैं। प्राइसेस को लेकर क्या कहेंगे? एज ऑफ नाउ तो सब स्मूथ चल रहा है, कंफर्टेबल पोजीशन है। लेकिन जैसा आपने कहा कि आगे जो पूरा बाजार का फोकस है वो अल नीनो पे है, प्लस ये अमेरिका, इजराइल, ईरान वॉर पर है, प्लस क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो फ्रेट बढ़ रहा है, प्लस और इसको सबसे बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है जो 5-7% का अभी अपन ने देखने को आया, वो रुपी डिवैल्यू हुआ है। तो इन सबको कंसोलिडेट करते हैं तो आगे बाजार अच्छा ही लगता है। टाइम भी क्योंकि अराइवल आ रही है, इंडिया की सबसे बड़ी रबी क्रॉप होती है, ऑलमोस्ट 50% के ऊपर होती है। 1,17,000 टन की गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है चने की और 1.7 मिलियन टन की मसूर की कर रही है जो अभी आती है। पल्सेस की बड़ी क्रॉप जो है वो रबी में ही आती है, खरीफ से बड़ा पल्सेस का क्रॉप रबी में आता है। तो अभी अराइवल्स आ रहे हैं और गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको अगर बफर बनाना है, आगे अनसर्टेनिटीज दिख रही है तो गवर्नमेंट ने अभी, क्योंकि दोनों भी कमोडिटीज जो बड़ी है वो चना और मसूर दोनों भी एमएसपी के ऑलमोस्ट 10% नीचे चल रही है। तो गवर्नमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है कि ज्यादा से ज्यादा बफर स्टॉक बनाए और ये बफर स्टॉक रहेगा तो इनको इंटरवेंशन करने के लिए, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए हेल्प हो जाएगा। बट टाइम बीइंग बाजारों पे थोड़ा प्रेशर है बिकॉज क्रॉप बड़ी है दोनों भी और गवर्नमेंट अभी तक प्रोक्यूरमेंट स्टार्ट नहीं करी है, तो टाइम बीइंग प्रेशर है। और इंपोर्ट को इन्होंने एज इट इज रखा है तो उससे जो येलो पीस आना है वो येलो पीस आते रहेगा।
और तुअर उड़द में कोई ऐसा एज ऑफ नाउ ऐसा कोई डिस्टरबेंस है नहीं, क्योंकि तुअर की क्रॉप अच्छी है, उड़द की थोड़ी कम है, जी लेकिन उड़द बर्मा के पास में काफी अच्छा है। तो ऐसा ओवरऑल अभी एज ऑन डेट तो पल्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डिफिकल्टीज नहीं लगती है। पॉइंट टेकन। सतीश उपाध्याय जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली एज ऑफ नाउ चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। सरकार का जो स्टेप आया है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स को लेकर एक्सटेंड करने का, वो अनएक्सपेक्टेड लाइंस है, बट ओनली थिंग जैसे सतीश जी कह रहे थे बहुत लास्ट मिनट आया, 31 मार्च को ही आया, तो बहुत लास्ट मिनट होने की वजह से ऑफकोर्स प्रोड्यूसिंग कंट्री और बाइंग कंट्री दोनों में थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति यहाँ पर बनी रही।